गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक इट। और मैं आपके बीच में बाल विकास एवं शिक्षण विधि सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिससे हम आज डिस्कस करेंगे इसको। और कल तरुण सर द्वारा आपको एक वीडियो प्राप्त हुई होगी, जिसमें हमने आपको टेट का सिलेबस बताया था। तो उसका प्रथम भाग है ये, और बाल विकास और शिक्षण विधि एक सब्जेक्ट है और उसके ये 3 क्वेश्चन हैं। आप ये जानिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम और लोगों को इससे जोड़ सकें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एनिमल इंटेलिजेंस, यह कुछ गुण दिए हैं स्तंभ 1 में, जिसको स्तंभ बी से मिलाना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस जो है, इसकी बात जो करते हैं थॉर्नडाइक साहब करते हैं। आप जब इस वीडियो में या इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि एनिमल इंटेलिजेंस की बात थॉर्नडाइक साहब करते हैं। पुनर्बलन की अनुसूची क्रिया प्रसूत सिद्धांत द्वारा स्किनर साहब ने किया है। उसके बाद सारगर्भिता का नियम जो है वो गेस्टाल्टवादियों की बातें हैं, गेस्टाल्टवादी इसकी बात करते हैं। और अनुकूलन की बात हमेशा प्याजी साहब करते हैं। तो इसको अगर करते हैं तो इस हिसाब से पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और डी का दूसरा, ये ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है माँ के गर्भ से लेकर फिर मनुष्य की मृत्यु तक होता है। तो विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह निरंतर चलती है। तो यह निरंतरता का सिद्धांत होगा, और निरंतरता के सिद्धांत के लिए हम ऑप्शन सी के साथ जाना पसंद करेंगे, और यही सही भी है। संविधान के किस अनुच्छेद से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था, तब से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और आप ऊपर भी देखेंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, और यही सही भी है कि संविधान के 86वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को दिया गया है, और यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गई थी। अभी प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल साहब द्वारा दिया गया है। मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, और इस देश में ऑप्शन बी सही होगा। विकास की किस अवस्था को कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास कहा है? बच्चे का संवेग सबसे ज़्यादा कब पैदा होते हैं? जब वह बाल्यावस्था में होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये कोल एंड ब्रूस ने कहा है, इसको अनोखा काल भी कहा है। और रॉस साहब ने इसको मिथ्या परिपक्वता काल भी कहा है। बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं डांट मार के डर से। और तो बच्चे बहुत खेलते हैं बाहर, तो उनको गंदी आयु भी कहा है कि गंदे हो जाते हैं बच्चे। स्फूर्ति अवस्था भी कहा है, क्योंकि बच्चे खेलने में इतने व्यस्त होते हैं कि वह अपनी स्फूर्ति उनके अंदर बहुत रहती है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? बहुविमात्मक प्रज्ञा मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसका प्रत्यय जो दिया है वो गार्डनर साहब ने दिया है। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। आप पढ़ेंगे जब हमारे साथ जुड़ेंगे, या आप किसी बुक में भी देख सकते हैं, ये तो उसमें भी दिया हुआ है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, मतलब यह एक प्रकार का विकार होता है। जैसे आप लिख नहीं पाए, आपको ग्राफिंग करनी नहीं आती है, आप लेखन संबंधी विकार हो गए, गणित संबंधी विकार हो गए। तो इसको मनोविज्ञान में अपना अपना एक नाम दिया है पर्टिकुलर। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ना वर्तनी का विकार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। उसके बाद निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए? समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, सभी बच्चों पर्टिकुलर सबको ध्यान दिया जाता है। तो इसमें पहला जो है यही गलत होगा, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। हमको सभी बच्चों पे ध्यान देना है, किसी पे ध्यान ऐसा ना हो कि हम ना दे सकें। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा ही प्रेरित करना चाहिए।
बच्चे जितना प्रश्न पूछेंगे उतना जिज्ञासु होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? वृद्धि और विकास पहला चैप्टर है, हम पढ़ेंगे, आप उधर भी पढ़ेंगे, तो शारीरिक विकास से संबंधित है। यह बच्चे की वृद्धि और मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। उसके बाद निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था पुनर्बलन किससे संबंधित है, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत स्किनर साहब ने प्रस्तुत किया था इसको, और यह ऑप्शन सी सही होगा इसमें, पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए एक क्वेश्चन, एक पेपर में 2 क्वेश्चन एक ही स्किनर साहब से पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनोवैज्ञानिक, और सभी प्रश्नों का जोड़ मतलब आपस में रिलेशन बन रहा है। देखिए आप इससे देखेंगे तो कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? ब्रूनर की 3 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। पहली क्रियात्मक अवस्था होती है, दूसरी प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है, और तीसरी संकेतात्मक अवस्था होती है। आंत प्रज्ञ अवस्था जो है इसकी अवस्था नहीं होती है, और इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। बालक जो है सबसे पहले खोज करने के लिए उत्सुक होता है, वह खोज करना चाहता है, तो इसलिए वह सबसे पहले खोज करेगा। उसके बाद वह उसको प्रस्तुत करेगा लोगों के सामने। जब वो कोई चीज़ खोज लेगा तो वह सबको लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। उसके प्रस्तुत करने के बाद वह आत्मीकरण करेगा, उसमें कुछ बदलाव करेगा। कि आत्मीकरण का मतलब, सबका अर्थ आप तब पढ़ेंगे जब आप सब सारे पाठ कर चुकेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन है 2019 टेट का, तो इसमें सबका निचोड़ है, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको सबको समझ में आएगा ये आत्मीकरण क्या होता है, वाचन अभिव्यक्तिकरण क्या होता है। तो अभी उसके बाद वह आत्मीकरण करेगा, फिर वह उसको संगठित और व्यवस्थित करके उसका वाचन करेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 2 1 4 3 5। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जो है अनुमूलन नहीं है, क्योंकि अनुमूलन जो है वो इसका भाग नहीं है। अनुप्रयोग भी हम संज्ञानात्मक विकास होता है उससे, और संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, ज्ञान भी उसका है, बोध भी उसका है, सिर्फ अनुमूलन जो है वो उसका भाग नहीं है। निम्न ये देखिए, ये पूरे 6 भाग दिए गए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसमें अनुमूलन जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम जो है वो लंबवत नहीं होता कभी भी। अधिगम सरल रेखा में होता है, अधिगम ऊपर होता है, अधिगम नीचे होता है, नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है, लेकिन मिश्रित भी होता है, लेकिन अधिगम कभी भी लंबवत नहीं होता। तो यह जो लंबवत है, डी ऑप्शन, वो गलत हो जाएगा आपका। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यही सबसे सटीक होगा, क्योंकि आप उसको परामर्श नहीं देंगे तो वह आगे अच्छी राह पे नहीं बढ़ पाएगा और समस्या से हमेशा ग्रसित रहेगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं किस चीज़ से? पाठ्य सामगामी जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। आप यह अवश्य देखेंगे कि आपको छात्र का हर दिशा में विकास करना है, किसी एक दिशा में लेकर उसको नहीं चलना है। तो इसलिए छात्र के लिए आप जो भी करेंगे उसके सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो निम्न में से किसने नहीं किया है? तो जो ब्लूम साहब थे, इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, और तो डी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है?
शिक्षा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में पढ़ना ये अवरोधन है कि उसको बार बार वही पढ़ना पड़ रहा है, और तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। तो वह अवरोध में है, वो रुका हुआ है, इसलिए किसी बालक को शिक्षा में अवरोधन है उसका। अब निम्न में से किस कौशल में पूर्व विज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व विज्ञान का परीक्षण जो आता है वो प्रस्तावना कौशल में आता है। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। पूर्व विज्ञान जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास जो होता है वो गर्भ अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। जब से भ्रूण बनता है तब से उसका विकास ही होता है। वो भ्रूण से फिर उसका बच्चा बन जाता है, फिर बच्चा फिर बाहर आता है और गर्भावस्था से बाहर आता है, और वह विकास ही करता है और बड़ा होता है। तो उसका जो विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अब द कंडीशन ऑफ लर्निंग एक बुक है, ये R.M. गेने साहब ने लिखी थी, और ये R.M. गेने साहब की बुक है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। तो अब आते हैं इसके आगे। और किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध का कार्य है। तो संघर्ष ये स्टैनली हॉल साहब ने कहा है, बहुत ही फेमस है, और इसमें ऑप्शन ए सही होगा 23 में। 24 में आते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण की विधि जो होती है, सूक्ष्म शिक्षण होता है कि आप किसी इम्पॉर्टेंट लेक्चर को पढ़ाने के लिए क्लास अगर ले रहे हैं तो अपना पाठ योजना, प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपाठ आदि जो बनाएंगे और उसके हिसाब से, तो वो आप 36 मिनट्स की आपकी क्लास होगी वो। तो 36 मिनट की क्लास होगी, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। और सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो रॉस साहब ने यह कथन कहा था। और यह सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। उसके बाद व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये गिलफोर्ड का है। और आपको हमारे जिस नोट से हम लोगों ने पढ़ा था उसमें इसको हम लोगों ने नोट डाउन भी किया था। ये सीधे सीधे उसी से क्वेश्चन आया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड साहब का ये कथन है। कुछ PDF भी हम डालेंगे धीरे धीरे जिसमें आपको सारे कथन और सबके सिद्धांत मिलेंगे। ब्रूनर, अब इसको देखिए, ब्रूनर साहब ने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो ये पहले का 4 सही होगा, फर्स्ट का 4 सही होगा। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं तो अग्रिम संगठक प्रतिमान आशुबेल ने दिया है, तो दूसरे का 3 सही होगा। तो पहले का 4 और दूसरे का 3 दो ऑप्शन में है। अब हम आगे देख लेते हैं कि ग्लेजर साहब ने क्या दिया है। तो ग्लेजर साहब ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है। ग्लेजर साहब ने बुनियादी, तो तीसरे का सी का 1 सही होगा। तो ये जो है वो बी ऑप्शन में है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यह बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। और चौथा जो है गार्डन साहब है। गार्डन साहब जो हैं वो साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान देते हैं। तो इस तरीके से बी सही हो गया। समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना ही समस्या समाधान। अगर आप समस्या को पहचानेंगे नहीं तो आप कैसे उसको समाधान करेंगे? तो समस्या की पहचान ही उसके समाधान का पहला चरण है। आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। बालकों के अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होगा कब? जब बालक का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यही ऑप्शन सही लग रहा है और यही सबसे सही है कि बालक चारों चहुमुखी विकास हो, उसका हर क्षेत्र में उसका विकास हो, चाहे वह संज्ञान हुआ, चाहे वह भाव हुआ, और चाहे वह मन से वह चल रहा है उसका पक्ष हुआ, मनोचालक पक्ष हुआ, सब विकास उसका होगा। स्मृति स्तर एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? इसमें जो है वो प्रस्तुतिकरण, डी ऑप्शन सही होगा कि आप किसी चीज़ को प्रस्तुत कैसे करते हैं ये आपके बोध के में भी ज़रूरी है और आपकी स्मृति में भी ज़रूरी है। आप सोचेंगे नहीं तो आप उसके बोध का शिक्षण नहीं कर पाएंगे। तो आपकी स्मृति स्तर में भी प्रस्तुतिकरण ज़रूरी होता है और बोध के शिक्षण प्रतिमान में भी की संरचना में भी इसका आपका सोपान जो है वो उभयनिष्ठ होता है। अतः आप
किसी चीज़ को प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसी है, ये आपको ज़रूरी होना चाहिए। ये हमारे रहे 30 क्वेश्चन और इन 3 क्वेश्चन से आपका जो है वो सबसे अच्छा वो रहेगा। तो आप ये 30 क्वेश्चन देखिए और हम आपके साथ क्लास के साथ भी मिलेंगे। तो हम आपको अभी के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं और हम जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ कुछ क्लासेस के साथ मिलेंगे और हम जल्द ही अपनी क्लास शुरू करेंगे। आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।